Hello students, class 11th business studies chapter and unit number 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में यानी इस वीडियो में मैं आपको सहकारी समितियों के लाभ और दोष दोनों के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सहकारी समितियों के लाभ या गुण से। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि ऑब्वियसली कुछ लोगों द्वारा आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए चालू किया जाने वाली सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके जो लाभ है वो भी इससे संबंधित होंगे। सबसे पहले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है वोट की समानता, इक्वलिटी इन वोटिंग स्टेटस। सबसे बड़ी बात कि एक सहकारी समिति में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन सभी को वोटिंग राइट रहता है। 1 पर्सन 1 वोट, इस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी एक पर्सन के द्वारा एक वोट दिया जा सकता है। तो वोट की समानता रहती है, यहाँ पे हर व्यक्ति वोट दे सकता है, कोई भी मैटर हो उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज़। ऑब्वियस सी बात है, ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि एक सहकारी समिति के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी के जो दायित्व है वो सीमित होते हैं, यानी उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है। उनका जितना शेयर है सोसाइटी में, यानी उन्होंने जितनी भी मनी इन्वेस्ट की है सोसाइटी में, उतना अमाउंट तक ही उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। दैट मीन्स उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सैक्रिफाइस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट है इसके बाद स्थायित्व यानी स्टेबल एग्जिस्टेंस। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इनका एग्जिस्टेंस यानी इनका जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है। इसका मतलब ये कि किसी एक या दो सदस्य के समिति से चले जाने या निकल जाने की वजह से समिति का समापन नहीं होता, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसॉल्व नहीं होता है। इसका एग्जिस्टेंस जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है। जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। कभी कोई पुराना मेंबर अगर छोड़ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो न्यू मेंबर्स जो हैं वो ऐड भी होते जाते हैं। तो इस तरीके से इनके जो लाइफ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की वो स्टेबल रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद मितव्ययी प्रचालन यानी इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये सदस्यों द्वारा निर्मित की जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में ये सोसाइटी को यानी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मिनिमम कॉस्ट पे रन करने के लिए ट्राई करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जा सके। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये कम खर्च पे अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमेशा ट्राई करते रहते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद सरकारी सहायता यानी गवर्नमेंट सपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गवर्नमेंट के थ्रू भी स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये प्रॉफिट अर्निंग मोटिव इनका नहीं रहता, इनका मेन मोटिव रहता है सर्विस प्रोवाइडिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। टैक्स रिलैक्सेशन या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं इन्हें। नेक्स्ट है इसके बाद सरल स्थापना यानी कि ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। ओके, सहकारी समितियां जो हैं इनका स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना जो है ये भारतीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, या फिर राजकीय सहकारी अधिनियम के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका निर्माण करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्थापना में बहुत ज़्यादा
फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ या पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं रहती, बड़ी आसानी से ही पंजीयन करवा के और फर्म को चालू किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा टॉपिक है सहकारी समितियों के दोष यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सीमित संसाधन यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जो सहकारी समिति होती है इनके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये कम कैपिटल के साथ स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद अक्षम प्रबंधन यानी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ये जनरली सामान्य लोगों के द्वारा मिलकर क्रिएट की जाती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनमें प्रबंध करने की यानी मैनेजमेंट करने की क्वालिटी भी हो। तो कई सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें कि मैनेजमेंट की कमी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता की कमी, लैक ऑफ सीक्रेसी। बहुत सारे मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं सहकारी समिति में, ऐसे में सूचनाओं के लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सहकारी समितियों में सदस्यों की संख्या और संचालकों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से गोपनीयता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद सरकारी नियंत्रण यानी गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसा कि हमने लाभ में देखा था कि सहकारी सहायता मिलती है इन्हें, सरकार ऐसी समितियों पे विशेष ध्यान देती है और उनको सहायता भी प्रदान करती है ज़रूरत होने पर। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सरकार सहायता प्रदान कर रही है तो सरकार नियंत्रण में भी रखेगी। तो सहकारी समितियां जो हैं इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहता है, गवर्नमेंट कंट्रोल रहता है, जिस वजह से ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद विचारों की भिन्नता, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। एक सहकारी समिति में कई सारे सदस्य होते हैं, कई अलग अलग विचारधाराओं और थिंकिंग वाले लोग इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ऐसे में उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग, उनके ओपिनियन में भी डिफरेंसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो डेफिनेटली अगर विचारों में भिन्नता होगी, ओपिनियन डिफरेंट होंगे, तो वहाँ डिस्प्यूट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और जहाँ डिस्प्यूट ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑपरेशंस में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सहकारी समितियों का, कि ज़रूरी नहीं है कि सभी सदस्य हर एक मैटर पे एक मत हो जाएं या इजीली कंसेंट दे दें अपना। ओके, तो ये थे सहकारी समितियों के दोष। इस वीडियो में सहकारी समितियों के लाभ और दोष कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।